हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम इन पहल क्लासेस। पहल क्लास के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो उपागम है वो है आइडियलिज्म। हम यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का जो आदर्शवादी उपागम है उसको हम समझने का इस लेक्चर के माध्यम से प्रयास करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये आदर्शवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 18वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हो रही थी, इस उपागम की। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये आदर्शवाद जो है ये प्लेटो और हीगल का आदर्शवाद नहीं है कि जहाँ पे राज्य और समाज साध्य हैं और व्यक्ति साधन है। ये वो आदर्शवाद नहीं है, ये उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित है। उदारवादी सिद्धांत, ये थियरी नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल है। लिबरल प्रिंसिपल, ये थियरी मत समझिएगा इसे, ये प्रिंसिपल है। उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित 18वीं शताब्दी का जो आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में है वो क्या है? उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित है। देखिए, आदर्शवाद उदारवादी सिद्धांतों पे आधारित है। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि उदारवादी सिद्धांत है क्या। उदारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत क्या माना। आप एक बात का ध्यान रखिएगा हमेशा कि जॉन लॉक उदारवाद के पिता हैं। उदारवादी चिंतन का आरंभ वहीं से होता है। तो उदारवादी सिद्धांत या उदारवादी दर्शन, लिबरल फिलॉसफी, उदारवादी दर्शन की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। आधारभूत फंडामेंटल अजम्पशंस हैं, मान्यताएं क्या हैं? पहला, उदारवाद जो है व्यक्ति केंद्रित दर्शन है। कैसा दर्शन है? व्यक्ति केंद्रित है। व्यक्ति इंडिविजुअल है, पर्सन नहीं है। ठीक है, व्यक्ति क्या है? इंडिविजुअल है, पर्सन नहीं है। इंडिविजुअल का मतलब होता है जैसे एटम है, एटम यानी जो अणु है, अणु परमाणु, वो क्या एक दूसरे से एकदम कंप्लीट रूप से क्या है? स्वतंत्र हैं। और पर्सन का मतलब होता है वेब ऑफ रिलेशन, यानी संबंधों का ताना बाना। जब आप परिवार में होते हैं तो आप भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, आप किसी न किसी भूमिका में हैं। बड़े होते हैं तो किसी के लिए आप पिता होते हैं, किसी के लिए आप चाचा हैं, किसी के लिए आप ताऊ हैं, किसी के लिए आप दादा हैं, है कि नहीं है? तो ये क्या है? संबंधों का ताना बाना है। यानी व्यक्ति अकेला नहीं है, व्यक्ति एटम की तरह, अणु की तरह अलग अलग नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल जैसे कहते हैं व्यक्ति, इसका मतलब है कि एटॉमिक कॉन्सेप्ट है, अणुवादी दृष्टि है। व्यक्ति कैसी दृष्टि है? अणुवादी दृष्टि, जिसमें हर एटम क्या है? अलग अलग है। और पर्सन में क्या है? हर व्यक्ति क्या है? संबंधों का एक ताना बाना है। ठीक है, ये अणुवादी दृष्टि है। और पर्सन कैसा है? संबंधों का ताना बाना। तो ये इंडिविजुअल, व्यक्ति केंद्रित है। उदारवाद व्यक्ति केंद्रित दर्शन है। और व्यक्ति कैसा है? स्वभावतः मूलतः अच्छा है। स्वभावतः मूलतः अच्छा है, तार्किक है, विवेकी है। तार्किक कहने का मतलब है कि वो अपने अच्छे और बुरे का फैसला वो स्वयं कर सकता है। किसी को उसके बारे में निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका फैसला व्यक्ति स्वयं करेगा, स्वयं कर सकता है, क्योंकि अच्छा है, तार्किक है, विवेकी है। व्यक्ति केंद्रित दर्शन है तो यह किस पर बल देगी? अधिकारों पर। किस पे बल देगी? अधिकारों पर बल देगी। अधिकारों में क्या है? स्वतंत्रता, लिबर्टी केंद्रीय मूल्य है उदारवाद का, सेंट्रल थीम है। स्वतंत्रता क्या है?
उदारवाद का केंद्रीय मूल्य है और समानता समाजवाद का केंद्रीय मूल्य स्वतंत्रता है। समझ में आएगी बात? ठीक। आर्थिक स्तर पे उदारवाद निजी संपत्ति, पूंजीवाद और बाजार व्यवस्था का क्या है? समर्थक है। निजी संपत्ति, जॉन लॉक ने बोला ना, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति यह व्यक्ति का क्या है? जन्मजात अधिकार है, इसे छीना नहीं जा सकता। पूंजीवाद यानी उत्पादन के साधनों का स्वामित्व पूंजीपतियों के हाथों में हो। उत्पादन के जितने भी साधन हैं उसका स्वामित्व किसके पास हो? सरकार के पास न हो, अंबानी, अडानी, बिड़ला, टाटा इनके पास हो। उत्पादन के जितने भी साधन हैं इनका स्वामित्व किसके पास हो? निजी हाथों में हो, पूंजीपतियों के हाथ में। और बाजार व्यवस्था का मतलब है कि किस चीज़ का उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा, उसका कीमत कितना निर्धारित होगी और उसे वितरित कैसे किया जाएगा। इस सब के सब निर्णय कौन लेगा? बाजार की शक्तियाँ लेगी। एडम स्मिथ ने कहा कि बाजार में वो ताकत है जो सबकी भलाई का कार्य कर सकता है ना। बाजार में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एडम स्मिथ ने लेसस फेयर की बात की ना, अहस्तक्षेप। जॉन लॉक ने बोला कि वही सरकार अच्छी है जो सबसे कम शासन करे। कम शासन करने का मतलब है कि इन चीज़ों में वो हस्तक्षेप न करे। राज्य सिर्फ एक कार्य करे भी, है ना, वो है कानून और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करे। बाकी विकास का जो भी कार्य है वो कौन करे? ये बाजार करे और ये निजी लोग करेंगे। ये है। और एक चीज़ और है इसमें, तीसरी बात है, व्यक्ति क्या है? उदारवादी दर्शन में व्यक्ति का जो महत्व है वो राज्य और समाज दोनों से क्या है? बढ़कर के है। व्यक्ति को ज़्यादा महत्व है। व्यक्ति जो है साध्य है और राज्य समाज क्या है? साधन है। यानी व्यक्ति के हित में राज्य या फिर समाज हो, सबको व्यक्ति के हित में कार्य करना है। देखिए, जो समतावादी उदारवादी हैं, उदारवाद की भी 4 धाराएं हैं। एक उदारवाद है जिसे बोलते हैं परंपरागत उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद, जिसमें जॉन लॉक, एडम स्मिथ, रिकार्डो, थॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं। ये उदारवादी। नकारात्मक उदारवादी यानी नकारात्मक उदारवाद का मतलब कि व्यक्ति को एकदम अकेला छोड़ दीजिए। व्यक्ति और उससे निर्मित जो भी संगठन है उन संगठनों में राज्य कोई हस्तक्षेप न करे। व्यक्ति को एकदम फ्री कर दीजिए, कोई बंधन, कोई प्रतिबंध मत लगाइए। राज्य सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करे, विकास का कार्य अपने हाथ में न ले, कल्याणकारी राज्य की भूमिका में न आए राज्य। दूसरा है वेरिएंट सकारात्मक उदारवाद या आधुनिक उदारवाद कह सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जॉन स्टुअर्ट मिल है, टी.एच. ग्रीन है, हेराल्ड जे लॉस्की है और मकाइवर है। ये लोग सकारात्मक उदारवादी हैं। जहाँ पे आप देखिए कि नकारात्मक उदारवाद कहता है राज्य आवश्यक बुराई है। आवश्यक किस लिए है? कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। बुराई क्यों है? क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता में अंकुश लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, वो टैक्स ग्रहण करता है, टैक्स लगाता है, उसको इम्पोज करता है और कलेक्ट करता है, इसलिए वो बुरा है, आवश्यक बुराई है। सकारात्मक उदारवाद में राज्य आवश्यक भलाई है। आवश्यक क्यों है? कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। भलाई क्यों है? क्योंकि विकास का कार्य करता है। देखिए, राज्य को कल्याणकारी भूमिका में आना है, यानी जो समाज का कमजोर वर्ग है, वंचित वर्ग है ना, इस जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनके पक्ष में समाज क्या है? आर्थिक व्यवस्थाएं चलाएगा, स्कीम लॉन्च करेगा, विकास का कार्य करेगा, भलाई का कार्य करेगा। यानी विकास का कुछ कार्य क्या करेगा? राज्य संपादित करेगा। इसका मतलब है आवश्यक भलाई है, यानी राज्य अब भलाई का कार्य करेगा, कानून व्यवस्था के साथ साथ वो भलाई का भी कार्य करेगा, कल्याणकारी कार्य भी करेगा। यानी बाजार में
राज्य जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी कर सकता है, करना चाहिए उसे। टैक्स यदि समाज के भलाई के लिए अगर टैक्स की ज़रूरत है, उसको लगता है कि टैक्स को बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा ले। सकारात्मक उदारवाद यानी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है राज्य को ज़रूरत के हिसाब से। तीसरा वेरिएंट है उसका नकारात्मक नव उदारवाद। ये नव उदारवाद 1980 के दशक में शुरुआत हुई थी। हमने बताया पिछले वीडियो में कि जब खाड़ी संकट हुआ 1990 में, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर, उन्होंने नव उदारवादी नीतियां, जो वाशिंगटन में जो कंसेंसस बना, नव उदारवादी नीतियों को लागू करने का काम किया गया, है ना। तो WTO उसका परिणाम था, नव उदारवादी नीतियां। नव उदारवादी नीतियां मतलब 1980 के दशक में नकारात्मक उदारवाद का ही क्या है, पुनर्जीवन है। उसको नए तरीके से पेश किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 1990 में आप याद कीजिए कि साम्यवाद का किला सोवियत संघ ढह गया था, है ना। फ्रांसिस फुकुयामा ने बोला कि द एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री इतिहास का अंत हो गया। इतिहास का अंत का मतलब क्या हुआ? इतिहास का विकास कैसे होता है? एक होता है वाद, दूसरा होता है प्रतिवाद, और दोनों में आपसी क्रिया प्रतिक्रिया से क्या होगा? संवाद, एक बेहतर अवस्था आएगी। यदि वाद जो है उदारवाद है, प्रतिवाद उसका साम्यवाद है ना, तो फिर संवाद, यानी आप देख रहे हैं शीत युद्ध की अवस्था चल रही थी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास तो हो ही रहा था, हो रहा था कि नहीं। अब यदि प्रतिवाद ही खत्म हो जाए, एक पक्ष खत्म हो जाए, तो फिर इतिहास की जो गति है, प्रगति, वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। यानी इतिहास का अंत हो गया। इतिहास का अंत का मतलब क्या हुआ? एक पक्ष खत्म हो गया, तो फिर अब यूनिलेटरल डेवलपमेंट होगा, है ना। अब वो हीगल का डायलेक्टिक या मार्क्स का डायलेक्टिक की तरह नहीं होगा, यूनिलेटरल लीनियर विकास होगा, है ना। वाद और प्रतिवाद के तरीके से नहीं, डायलेक्टिक के तरीके से नहीं होगा, लीनियर डेवलपमेंट होगा, है ना। तो ये है। अब आप समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और एक है राष्ट्रीय राजनीति। तो राष्ट्रीय राजनीति में उदारवाद ने जिन उपलब्धियों को हासिल किया था, लोकतांत्रिक सरकारें बनाई थी, राष्ट्रीय स्तर पे सफलता मिली थी, व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता दिलाया था, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया था, बाजार व्यवस्था को बढ़ावा मिला था। तो राष्ट्रीय स्तर पे जिन उपलब्धियों को हासिल किया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 18वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी उन उपलब्धियों को उदारवाद दोहराना चाहता था। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति 18वीं शताब्दी में कैसी थी? वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर थी, वेस्टफेलियन विश्व व्यवस्था थी। वो रियल पॉलिटिक का दौर चल रहा था। कैसा दौर था? रियल पॉलिटिक, रियल REAL, पॉलिटिक, पॉलिटिक्स नहीं है ना, ये पॉलिटिक्स नहीं है, क्या है? TIK है, पॉलिटिक। इसका मतलब है कि सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स एंड रिलीजन। धर्म और नैतिकता से राजनीति को आप क्या किए हैं? एकदम से अलग कर दिए हैं। ये है रियल पॉलिटिक, शक्ति की राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या किसी भी तरह की राजनीति है, वो किसकी राजनीति है? शक्ति संघर्ष है। वहाँ पे शक्ति प्राप्त करने की राजनीति है, शक्तिशाली बनने की राजनीति है, शक्तिशाली बनने का संघर्ष है। वेस्टफेलिया वर्ल्ड ऑर्डर 1648 से लेकर के 1914 तक चल रहा था कि नहीं चल रहा था? उसमें जो पावर का कॉन्सेप्ट था, जीरो सम गेम का था। या जीरो सम गेम का मतलब हुआ कि एक को जितना लाभ होगा, दूसरे को उसी अनुपात में हानि होगी। तो वो विश्व व्यवस्था थी। वहाँ पे क्या था? मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज थी, संरक्षणवादी नीतियाँ थीं। दुनिया भर में लोकतंत्र अभी स्थापित नहीं हुआ था, तानाशाही सरकारें थी, युद्धों की बारंबारता थी। आप याद करिए ना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का पहला चरण वो स्थिति थी। अराजक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एनार्की थी, एनार्की प्रिवेल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यू कैन से एनार्की प्रिवेल इन इंटरनेशनल सिस्टम। कोई विश्व सरकार नहीं थी जो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र राज्यों के व्यवहार को रेगुलेट कर सके, उन्हें नियंत्रित कर सके। तो फिर ऐसी अराजक अवस्था में राज्य अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे?
शक्ति के माध्यम से। शक्ति राज्यों के लिए साधन भी था, है ना, राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए, और साध्य भी था। आप जितना पावरफुल होंगे आपकी सुरक्षा उतनी ही बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा सुरक्षित होंगे उतना ज़्यादा आप अपना पावर को फिर से बढ़ाएंगे, है कि नहीं है। ये चीज़ें चल रही थी। अब देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में उदारवाद जिन लक्ष्यों को, जिन उपलब्धियों को हासिल किया था, बताया ना अभी, वो पूंजीवाद का समर्थन करता है ना, बिजनेस क्लास का समर्थन करता है। और बिजनेस क्लास ऑलवेज वांट ए स्मूथ रनिंग सोसाइटी। कैसा समाज चाहते हैं? जहाँ पे शांति हो, ऐसा समाज जहाँ पे युद्धों की बारंबारता हो। जब युद्ध ही होंगे, संघर्ष होगा, कोर्ट कचहरी मुकदमे लड़ने में आपके पैसे खर्चा होंगे, तो आप कोई भी मोबाइल है या कोई भी प्रोडक्ट है आप खरीद पाएंगे? नहीं ना। अभी गृह युद्ध की हालात हो जाए, स्थिति आ जाए, तो कोई विदेशी निवेशक आएगा? कोई, अभी मान लीजिए मुकेश अंबानी झारखंड में जाकर के कोई इंडस्ट्री लगाए, वहाँ नक्सली आए और उनका इंडस्ट्री फूंक दिए, फिर क्या होगा? पावर सप्लाई ही कट कर दिए, क्या होगा फिर? आप समझ रहे हैं ना बात को। बिजनेस क्लास ऑलवेज वांट्स ए स्मूथ रनिंग सोसाइटी। मार काट, हिंसा, संघर्ष, युद्ध के हालात के बजाय कैसा समाज हो? शांतिमय समाज हो, ताकि आपके पॉकेट में पैसा रहे और आप उनकी चीज़ों को खरीद सकें, है ना। उनकी समृद्धि बढ़ेगी ना, इससे आपको भी सुविधाएं मिलेंगी, है ना, है कि नहीं। आप कंज्यूमर हैं तो आपको भी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए, अब इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखेंगे, यानी जो उदारवादी सिद्धांत है उसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उन सिद्धांतों को कैसे फलीभूत किया जाए। तो इसकी बात यही, यानी कि वो उदारवाद कहीं ना कहीं आदर्श को सेट कर रहा है कि पुरानी जो विश्व व्यवस्था चल रही है उस विश्व व्यवस्था को कैसे बदला जाए, सिक्योरिटी डायलेमा को कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये व्यापार में सबसे बड़ा बाधा है, युद्ध सबसे बड़ा बाधा है, संरक्षणवादी नीतियाँ सबसे बड़ी बाधा हैं, पूंजीवाद के पनपने में, उसका प्रसार होने में, मार्केट के प्रसार होने में युद्ध सबसे बड़े बाधा हैं। तो कैसे इन उदारवादी मूल्यों की सिद्धि कैसे किया जाए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो आप देखिए 18वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है आदर्शवाद की। 18वीं शताब्दी इसकी शुरुआत होती है आदर्शवादी विचारों की। ऐसा माना जाता है कि 1776 की अमेरिकी क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, इन दोनों क्रांतियों का प्रेरणा स्रोत क्या था? आदर्शवाद था। अमेरिकी क्रांति ने नारा दिया ना, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। स्वतंत्रता आई ना, स्वतंत्रता, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष, फ्रीडम, स्वतंत्रता, लिबर्टी एक मूल्य के रूप में स्थापित किया। पहले इसका मतलब वो पहले नहीं था, एक आदर्श लेकर के चला गया, उन आदर्शों की सिद्धि के लिए संघर्ष किया गया और 1776 में कामयाबी मिली। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था, यानी 3 मूल्यों की सिद्धि करना चाह रहा था फ्रांसीसी क्रांति। तो पहले वो व्यवस्था नहीं थी, अब वो चाहता था डायनेस्टी, जो राजवंश का जो संप्रभुता था, उस संप्रभुता के बजाय किसकी संप्रभुता? पॉपुलिस्ट, लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया गया, जनता के कल्याण की बात सोची गई। तो ये है 1776 और 1789, इन दोनों क्रांतियों के पीछे माना जाता है कि आदर्शवादी सोच काम कर रही थी। फिर आप देखिए, इस आदर्शवादी विचार को, उदारवादी विचार को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद के रूप में स्थापित करने में निकोलस डी कोंडरसेट, इनका नाम है कोंडरसेट, है ना। इन्होंने इनकी एक पुस्तक पब्लिश हुई थी 1795 में। देखिए 1794 में कोंडरसेट की मृत्यु हो जाती है। ये हैं फ्रेंच फिलासफर हैं, फ्रांसीसी विचारक हैं और क्लासिकल लिबरलिस्ट हैं। कौन सा? शास्त्रीय उदारवादी, नकारात्मक उदारवादी हैं ये। देखिए, तो कोंडरसेट
इन्होंने इनकी एक पुस्तक थी जो पब्लिश हुई थी 1795। इस पुस्तक का नाम है स्केच फॉर अ हिस्टोरिकल पिक्चर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन माइंड। स्केच का मतलब चित्रण हो गया ना, चित्रण। हिस्टोरिकल पिक्चर ऐतिहासिक तस्वीर किसका? मानव मस्तिष्क के विकास का। इन्होंने जिस आदर्शवाद को सैद्धांतिक जामा पहनाने का काम किया, शुरुआत किया था कोंडरसेट ने। यानी ये समाज के विकासात्मक प्रगति में विश्वास रखते थे। डेवलपमेंटल प्रोग्रेस, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक वस्तु है उसका विकास, वो डेवलपमेंट है। जैसे शुरू में आप देखेंगे नोकिया का जो मोबाइल हैंडसेट थे नोकिया के थे। आज वो हैंडसेट विकसित होकर के कितने एडवांस हो गए हैं, है कि नहीं है? डेवलप्ड हो गए हैं, है कि नहीं? आज एप्पल के हैं, आप देखिए वीवो है, सैमसंग है, तमाम है। तो विकास हुआ कि नहीं हुआ? ये विकास होता है। प्रोग्रेस का मतलब होता है कि विकास का कार्य क्या है? जारी है, प्रोग्रेस कर रहा है, बाधित नहीं हो रही। यानी विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर क्या है? वृद्धि कर रही है ना, बाधित नहीं हो रही है। एक चीज होता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब भी प्रगति ही होता है, वृद्धि ही होता है, ग्रोथ। जैसे कि आप देखिए वृक्ष होता है, छोटे से पौधे से वृक्ष बनता है, ग्रोथ होता है। बच्चे से जवान होते हैं, वो भी क्या है? ग्रोथ है, उसको ग्रोथ बोलते हैं, है ना। खैर, स्केच फॉर अ हिस्टोरिकल पिक्चर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन माइंड। मानव मस्तिष्क का विकास कैसा है? यानी मानव जो है जो समाज की रचना करता है वो कैसा होगा? अपने नेचर में विकासात्मक प्रगति करने वाला होता है। इन्होंने एक ऐसे विश्व व्यवस्था की स्थापना करना चाहा कोंडरसेट ने जिसमें युद्धों के लिए स्थान न हो, जहाँ पे अशांतिपूर्ण वातावरण न हो, कटुता न हो, संघर्ष न हो, एक शांति प्रिय और विकासात्मक समाज की रचना हो। यानी एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे जो आदर्शवादी विचारों पर आधारित था, शांतिपूर्ण और विकास के लिए जरूरी समाज की स्थापना करना चाहते थे कोंडरसेट। इनका मानना था कि शिक्षा और एक व्यवस्था से, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से आप जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप प्रगति कर सकते हैं। देखिए एक कोंडरसेट की व्यवस्था थी। दूसरा एक है कोलंबस और वुल्फ। कोलंबस और वुल्फ, ये भी आदर्शवादी थे। ये दोनों लोग, है ना, दोनों विचार दोनों एक साथ थे। इन्होंने कहा कि राजनीति एक अच्छे शासन की कला है, न कि संभावित या संभाव्य शासन की, यानी गवर्नेंस की है। आप राजनीति में आते हैं अच्छे कार्य करने के लिए, न कि जोड़ तोड़ करने के लिए। इन लोगों के लिए आदर्शवादी विचारक हैं। इन लोगों का मानना है कि राजनीति एक अच्छे शासन की कला है, न कि संभाव्य की कला, कि जहां आप जोड़ तोड़ कर सके। आप राजनीति करिए भलाई के लिए। तो ये भी आदर्शवादी विचार। इनका मतलब है कि आप राजनीतिक आदर्शों को बदलिए। आप जो शक्ति राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति के बजाय आप किस तरह की राजनीति करेंगे? नैतिकता की, भलाई की राजनीति करिए, अच्छे कार्यों के लिए राजनीति कीजिए, न कि राजनीति के लिए कीजिए कि हमको बस शक्तिशाली होना है, दूसरों के हितों का ध्यान नहीं रखना है। इस तरह की व्यवस्था थी, है ना। और 1909 में नॉर्मन एंजल इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द ग्रेट इल्यूजन। कैसा इल्यूजन? इल्यूजन का मतलब समझ रहे हैं? भ्रम। जैसे मृग मरीचिका होती है ना, उस टाइप का भ्रम। ग्रेट मतलब महान, इल्यूजन मतलब भ्रम। महान भ्रम या महान विभ्रम। ये महान भ्रम क्या था?
देखिए 1909 के आसपास नॉर्मन एंजल ये किताब लिख रहे हैं, पुस्तक। महान भ्रम क्या था? महान भ्रम ये था कि राज्यों को इस बात का यकीन हो गया था कि युद्ध से ही उनके राष्ट्रीय हित सधेंगे। युद्ध क्या है? युद्ध या संघर्ष उनके लिए लाभकारी है। यदि हम युद्ध करेंगे तो अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करेंगे। युद्ध से ही राष्ट्रीय हित सुरक्षित होंगे। युद्ध फायदे की चीज़ है, इसमें नुकसान नहीं होना है। तो जब युद्ध किसके लिए करेंगे? टेरिटोरियल जो भू क्षेत्रों को अधिक से अधिक उपनिवेशों को हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो पहला चरण देखिए, याद कीजिए, वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर। यूरोप के 5 से 6 बड़े औपनिवेशिक राष्ट्र दुनिया भर में अपने अपने उपनिवेश बनाए। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जिस देश को उपनिवेश बनाया जाता है उसकी राजनीतिक संप्रभुता का क्या कर लिया जाता है? अपहरण कर लिया जाता है। यानी वो राजनीतिक रूप से वो देश स्वतंत्र नहीं होता। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। इसका मतलब है कि भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता, संप्रभुता समाप्त कर दी गई थी। जो भी निर्णय भारत के लिए था उस सब के सब कौन ले रहा था? ब्रिटेन कर रहा था। तो राजनीतिक संप्रभुता समाप्त कर दी गई थी। राजनीतिक आधिपत्य, उपनिवेशवाद। तो ग्रेट इल्यूजन क्या था? कि अधिक से अधिक हम प्रादेशिक विजय प्राप्त करेंगे, युद्ध करेंगे, प्रादेशिक विजय प्राप्त करेंगे, तो ये हमारे हित में है। राज्यों की ये सोच थी। संरक्षणवादी नीतियों को बढ़ावा देंगे, वो हमारे हित में है। तो एंजल ने कहा कि ये भ्रम है, आप भूल जाइए। युद्ध, आज का युद्ध बहुत ही खर्चीला है। युद्ध से जो आप लाभ हासिल करते हैं वो लाभ बहुत छोटा है। ये संकीर्ण सोच है, बड़ा व्यापक हित। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुक्त व्यापार होगा, उदारवादी मूल्यों को, बाजार व्यवस्था को, पूंजीवाद को पनपने का मौका मिलेगा, उतना ही ज़्यादा भलाई होगा, सबका विकास होगा, सबकी भलाई होगी। कुछ मुट्ठी भर लोगों की भलाई नहीं होगी, सबका भलाई होगा। तो क्यों ना हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं, है ना, जो सबकी भलाई के लिए कार्य करे। तो आप समझिए कि बोला कि युद्ध क्या है, कि युद्ध से जो लाभ होता है ये भ्रम है। इस भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो अराजक अवस्था, युद्धों की स्थिति है, वो कैसे बदलेगी? तो कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून। आप अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाइए और अंतर्राष्ट्रीय कानून एक ऐसा ढांचा प्रदान करेगा जिससे कि राज्यों के बीच में संघर्ष कम से कम होंगे। है ना, उनके बीच मतभेदों, विवादों का क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमन करेगा। आगे देखते हैं इसका विकास कैसे हो रहा है। 1919 में आ गए। अब 2 विश्व युद्धों के बीच में आ जाइए। इंटरवार पीरियड, है ना, 1919 से लेकर के 1939 तक। वुड्रो विल्सन, इनको बताने की जरूरत है नहीं ना? बता दिया हूँ इनके बारे में पूरा का पूरा। यहाँ पे मुझे लगता है कि रिपीट होगा। जो नए लोग हैं ना, जो इस लेक्चर को वीडियो के रूप में देखेंगे, वो लोग हम पुराने वीडियो में देख सकते हैं। पुराने जो लेक्चर हैं वहाँ पे आ जाएगा। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का द्वितीय चरण से संबंधित जो वीडियो है उसमें वो पा जाएंगे कि वुड्रो विल्सन की क्या व्यवस्था थी, क्या सोच थी। बस इतना समझिए कि वुड्रो विल्सन जो अराजक अवस्था थी, युद्धों के जो कारण थे, उन कारणों का समाधान चाहते थे ताकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति लाई जा सके। ये भी उदारवादी विचारधारा से ही प्रेरित थे। आदर्श स्थापित करने की बात कर रहे थे ये। तो उन्होंने कहा कि बैलेंस ऑफ पावर के जगह पे कलेक्टिव सिक्योरिटी हो, अराजकता के जगह पे एक लीग ऑफ नेशन हो, है ना, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है तो उसके जगह पे फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए, नेविगेशन की स्वतंत्रता हो और दुनिया भर में लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना हो। क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं वो युद्धों का निर्णय करने में संकोच प्रदर्शित करती है ना। क्यों? क्योंकि जनता का पहरा होता है, जनता सामान्यतः शांतिप्रिय होती है। तो इस तरह की उन्होंने व्यवस्था दी। राष्ट्र संघ की स्थापना भी करवा दिया, लेकिन अमेरिकी सीनेट ने अमेरिका को राष्ट्र संघ का सदस्य बनने नहीं दिया। वहाँ पे वो प्रस्ताव खारिज हो गया था, गिर गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इंटरवार पीरियड में।
वुड्रो विल्सन जो उदारवादी विश्व व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, यानी वेस्टफेलियन वर्ल्ड आर्डर को रिप्लेस करके लिबरल वर्ल्ड आर्डर की स्थापना करना चाहते थे, एक आदर्श लेकर के चले थे। तो इंटरवार पीरियड का जो वुड्रो विल्सन का जो उदारवाद था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या हुआ? आदर्शवाद कहलाया। ये भी आदर्शवाद है ना। और देखिए वुड्रो विल्सन की एक सोच थी, जैसे उनको लगता था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, एक जंगल की तरह है, जंगल जिसमें खतरनाक किस्म के पशु घूमते हैं और धूर्त शासन करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनेगा, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसी एक संस्था होगी, राष्ट्र संघ। तो ये आवारा खतरनाक पशु है ना, ये क्या होंगे? एक तरह का वो पिजड़े का काम करेगा, राष्ट्र संघ पिजड़े, यानी जब उसके सदस्य बनेंगे तो पिजड़े में आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि राष्ट्र संघ का जो संप्रभु राष्ट्र हैं, राज्य है, उनके ऊपर क्या होगा? अंकुश होगा, दबाव बनेगा। पिंजरे में जब आ जाएंगे तो ये जो जंगल है ना, वो चिड़ियाघर में परिवर्तित हो जाएगा, जू। ठीक है, अब जू में देखें खतरनाक पशुओं को कैसे ट्रेंड कर दिया जाता है ना। ये माना जाता है कि जो मानव स्वभाव में विकृति है, आदर्शवादी मानते हैं मानव मूलतः स्वभावतः अच्छा है, लेकिन उसके स्वभाव में कभी कभी विकृति आ जाती है। क्यों आती है? तो विकृत वातावरण और विकृत जो संगठन है जिसका वो सदस्य है, उसके वजह से होती है। तो शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से मनुष्य को अच्छा बनाया जा सकता है और एक अच्छी व्यवस्था बनाई जा सकती है उसको एजुकेट करके। जैसे बर्ट्रैंड रसेल एक विचारक हैं, बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल, इनको 1950 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, है ना। नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल इनको मिला था। बर्ट्रैंड रसेल ब्रिटिश फिलासफर थे, ये राजनीतिक विचारक भी थे रसेल। इनका मानना है कि युद्ध का कारण क्या है? तो जो हमारे राजनीतिक आदर्श हैं वो युद्ध का कारण है। युद्ध का कारण शक्ति राजनीति नहीं है, युद्ध का कारण हमारे जो राजनीतिक आदर्श है उसकी विभिन्नता है। यानी राजनीतिक आदर्शों में भिन्नता के कारण ही युद्ध होते हैं, शक्ति राजनीति नहीं है। कहते हैं कि यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति चाहिए, युद्धों के जगह पे शांति चाहिए, तो राजनीतिक आदर्शों में बदलाव कीजिए। शक्ति राजनीति के जगह पे नैतिक दृष्टिकोण लेके चलिए, नैतिक राजनीति करिए। राजनीति क्या है? नैतिकता की स्थापना के लिए हो, नैतिक आदर्शों, निर्णयों में आप निष्पक्ष रहिए। जो भी नीतियां बनाइए आप निष्पक्ष बनाइए, सबके हित को बढ़ाने वाली नीतियां बनाइए, उसमें छल कपट मत कीजिए। हैं तो नैतिक सिद्धांत पे देखिए, शक्ति पावर पॉलिटिक्स को वैज्ञानिक आधार पे तर्कसंगत उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन दार्शनिक आधार पे शक्ति को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। दार्शनिक आधार पे हमेशा नैतिकता की दुहाई दी जाती है, शक्ति की दुहाई नहीं दी जाती है। दार्शनिक या आध्यात्मिक स्तर पे, है ना, वहाँ शक्ति, संघर्ष, हिंसा के लिए जगह होता है? नहीं होता है। वहाँ नैतिक आचरण की दुहाई दी जाती है। तो ये है। तो आप देखिए बर्ट्रैंड रसेल भी हो गए, तो उन्होंने कहा कि 1950 के आसपास जब वो बोले कि यदि पूरी दुनिया में शांति चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति का माहौल चाहिए, तो विश्व सरकार की स्थापना जरूरी है। और विश्व सरकार की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा क्या है? शस्त्रीकरण। तो उन्होंने कहा जब तक निशस्त्रीकरण नहीं होगा, माना जाता था कि शस्त्र ही युद्ध का कारण बनते हैं, तो जब निशस्त्रीकरण हो जाएगा, इसीलिए रसेल ने कहा जब तक निशस्त्रीकरण नहीं होगा तब तक विश्व सरकार की स्थापना भी नहीं होगी। तो वेस्टफेलियन वर्ल्ड आर्डर के जगह पर एक ऐसी विश्व व्यवस्था बनाने पर आदर्शवादियों ने जोर दिया। तो उस विश्व व्यवस्था में क्या होगा और कैसे बनेगी? तो 3 सिद्धांत आदर्शवाद ने सुझाया, सामने लाया, 3 सिद्धांत प्रस्तुत किया। पहला कि नैतिक सिद्धांतों पे चले। जो राजनीतिक आदर्श है, राजनीतिक आदर्श में राज्य क्या करें? बदलाव लाएं, राज्य बदलाव लाएं। शक्ति राजनीति के जगह पे
शक्ति राजनीति के जगह पे क्या हो, नैतिक राजनीति हो। नैतिक राजनीति, नैतिक मूल्यों को स्थापित करने की राजनीति हो और निष्पक्ष नीतियां अपनाई जाएं। कैसी नीतियां हों? निष्पक्ष नीतियां हों। ठीक है। देखिए सिक्योरिटी डायलेमा है ना, अगर राष्ट्रीय स्तर पर राज्य उदारवादी लक्ष्यों को पा लिए हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों कैसे उसकी सिद्धि करेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो अराजक अवस्था है। जब तक वो अराजक अवस्था रहेगी, राष्ट्रों को सिक्योरिटी डायलेमा हमेशा पड़ी रहेगी, सुरक्षा दुविधा में हमेशा रहेंगे। तो फिर वो नैतिक राजनीति करेंगे नहीं ना, वो शक्ति राजनीति करेंगे, तब पावर पॉलिटिक्स करेंगे। तो जब पावर पॉलिटिक्स होगी तो फिर से युद्ध होंगे, है कि नहीं है? हाँ, तो नैतिक यही है कि नैतिक राजनीति कैसे करें, यानी सिक्योरिटी डायलेमा में फंसे राज्यों को कैसे निकाला जाए। पहले तो यही है, यदि राज्य सुरक्षित हो जाएंगे तो फिर क्या, नैतिक राजनीति करेंगे। दूसरा चीज था कि विश्व सरकार की स्थापना हो। विश्व सरकार ये माना गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे ये राष्ट्र संघ, ये जब राष्ट्र संघ की स्थापना की गई तो ये माना गया कि ये राष्ट्र संघ आगे चल करके विश्व सरकार का रूप ले लेगी, तो अराजकता के बजाय व्यवस्था लेकर के आएगी, है ना। बैलेंस ऑफ पावर के जगह पे कलेक्टिव सिक्योरिटी होगा। जब सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत राज्य आ जाएंगे तो फिर वो अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा प्राप्त कर लेंगे, तो शस्त्रीकरण की ओर नहीं जाएंगे। युद्धों की बारंबारता क्या होगी, खत्म हो जाएगी, युद्ध कम सीमित हो जाएंगे या न के बराबर होंगे। तो विश्व सरकार की स्थापना हो। तीसरा, जहां भी दुनिया भर में जहां जहां तानाशाही सरकारें हैं, तानाशाही व्यवस्थाएं हैं, उन तानाशाही व्यवस्थाओं को बदल करके लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनाई जाएं। तो अब लोकतांत्रिक, जो ऑलरेडी लोकतांत्रिक राज्य हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि तानाशाही, दुनिया भर में जो जो तानाशाह हैं उन तानाशाहों को खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए। क्योंकि यह माना जाता है कि डेमोक्रेसी है, कांट ने भी कहा था, इमैनुअल कांट ने, कि डेमोक्रेसी शांति के क्षेत्र का निर्माण करती है, जोन ऑफ पीस, शांति के क्षेत्र की रचना करती हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं प्रायः युद्ध नहीं करती एक दूसरे। तो जब युद्ध नहीं होंगे तो जो बिजनेस क्लास है उसका इंटरेस्ट सधेगा, है ना, पूंजीवाद, बाजारवाद पनपेगा। यही तो वो चाहते हैं। और देखिए अपने जो हित हैं, अपने हितों की सिद्धि के लिए किस तरह का व्यू लेकर के सामने आते हैं। तो यानी 3 बातें, नैतिक राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय ये विश्व सरकार बने, और लोकतांत्रिक सरकारें हों, तानाशाह का अंत करके लोकतांत्रिक सरकारें दुनिया भर में। तो ये रहा आपका आदर्शवाद। अब आप देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध की जब शुरुआत होती है, तो यह मान लिया जाता है कि आदर्शवाद अपने उद्देश्यों की सिद्धि नहीं कर सका। अगर उद्देश्यों की सिद्धि कर सकता था तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए था। तो द्वितीय विश्व युद्ध होते ही आदर्शवाद की हवा निकल गई। आप जो एक ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना करना चाह रहे थे, वुड्रो विल्सन उसको लेके आए भी थे राष्ट्र संघ, लेकिन वो राष्ट्र संघ काम नहीं कर सका। क्यों? एक तो अमेरिका स्वयं राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना, दूसरा ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब स्टेटस कोइस्ट राज्य थे, यथास्थितिवादी, जो पुरानी व्यवस्था जो चल रही थी उसमें उनको फायदा था। दूसरी तरफ जो कॉलोनी के रेस में पिछड़ गए थे, जैसे इटली, जर्मनी, रसिया, जापान, वो अपने लिए स्पेस चाहते थे, वो भी अधिक से अधिक कॉलोनी चाहते थे। तो ये रिविजनिस्ट ताकतें थी, यानी पुरानी व्यवस्था को बदलना चाहती थी। तो एक तरह का ये बैलेंस ऑफ पावर नहीं था, एक गंभीर किस्म का शक्ति असंतुलन हो गया था। 1929 में एक वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, अमेरिका से शुरू हुई थी, आर्थिक महामंदी आ गई थी, तो जो व्यापार था वो और सिकुड़ गया था। तो एक बार फिर से जो राज्य थे वो संरक्षणवादी नीतियों को अपनाना शुरू कर दिए।
आप देखिए हिटलर का जो नाजी जर्मनी है, मुसोलिनी का फांसीवादी इटली है, इस तरह की तानाशाही सरकारें फिर से स्थापित होने लगी। और ये तानाशाही सरकारें, है ना, और मतलब एक तरफ रिविजनिस्ट पावर और दूसरी तरफ स्टेटस कोइस्ट पावर, संघर्ष स्वाभाविक हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। यानी आदर्शवाद जिन आदर्शों की सिद्धि करना चाहता था, जिन उदारवादी मूल्यों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धि करना चाहता था, वो सिद्धि करने में सफल नहीं हुआ। उसका कारण मैंने बताया। इसीलिए दो विश्व युद्धों के बीच के एक इतिहासकार E.H. कार, उन्होंने एक किताब लिखा द 20 ईयर्स क्राइसिस, 20 वर्षीय संकट। संकट यही था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो चल रही थी उसमें शक्ति की स्प्रिया थी, पावर पॉलिटिक्स था, और आदर्शवादियों ने शक्ति के तत्व की उपेक्षा कर दी थी। उसको इग्नोर करके एक ऐसी व्यवस्था की रचना करना चाह रहे थे जो आदर्श तो थी लेकिन व्यवहार में कहीं थी नहीं। तो E.H. कार ने आदर्शवाद को यूटोपियन कहा, स्वप्न लोकी, स्वप्न यानी सपने में रहने वाले लोग थे आदर्शवादी E.H. कार की दृष्टि में। और अपने यथार्थवाद को, रियलिज्म को उन्होंने कहा टाइमलेस विजडम, यानी एक ऐसा विवेक जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। क्या? पावर पॉलिटिक्स का। पावर, शक्ति, अपनी प्रासंगिकता कभी समाप्त नहीं होगी, यानी पावर विल नेवर लूज इट्स रेलेवेंस। तो जब पावर का रेलेवेंस हमेशा बना रहेगा तो शक्ति राजनीति हमेशा प्रासंगिक रहेगी, है ना। इसको इग्नोर करके आप कोई व्यवस्था नहीं बना सकते। तो ये हमारा रहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का आदर्शवादी उपागम या आदर्शवादी सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को उपयोगी लगेगा। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, थैंक्स ऑल।